हेलो फ्रेंड्स, आज ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग परसेंटेज का बेसिक सीख चुके हैं। अब उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उससे कई सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पिछली क्लास को थोड़ा सा आपको रिवाइंड करा देते हैं। पिछली क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे कि जैसे इस तरह लिखा हो कि ये लिखा हो कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमारे पास हो, या कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है। इस तरीके का जो है स्टेटमेंट हमारे पास हो तो इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको है ना, इनका मान कितना होता है, ये हम लोग कल सीखे थे। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जिससे तुलना हो रही है उसको हमें अपान में रखना होता है, यानी डिनोमिनेटर में रखना होता है। जैसे यहाँ पर बी से तुलना हो रही नहीं, क्या बोला, ए बी से, यानी किससे, बी से, तो अपान में बी आ जाएगा। और बोला है अधिक, यानी ए जो है तो अधिक है बी से, तभी तो ए का परसेंट भी बी से अधिक होगा। कितना, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी। चूँकि हमें ऊपर जो वैल्यू रखनी है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है। जो भी बड़ा रहेगा उसी में से छोटे वाले को घटा के हमको ऊपर रखना है, और नीचे जो भी जिससे भी तुलना हो रही है उसको रखना है। और जो भी परसेंट में बदलना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, नहीं 100 से गुणा हो जाएगा। इस केस में देखिए, इसमें भी तुलना बी से हो रही है, यानी अपान में बी जाएगा, ओके। लेकिन कम बोल रहा है, यानी ए कम होगा बी से, यानी जब पॉजिटिव हमको लिखना है यहाँ पर ऊपर तो बी माइनस ए बन जाएगा इंटू 100, चूँकि परसेंट में बदलना है, ओके। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप लोग पहली वीडियो में देखे हो उसको देख लीजिए, वो बेसिक वीडियो है, परसेंटेज का बेसिक क्लास है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे तो, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 42-56 का कितना प्रतिशत है ना, 42-56 का कितना प्रतिशत है, ये आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे आप, क्या बोल रहा है 42 किसका, 56 का, तो अपान में आ जाएगा 56, क्योंकि तुलना किससे कर रहा है, 56 से कर रहा है। तो 42/56। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। ये कल की क्लास में बताए थे कि जो अगर जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है ये आपको पूछा गया हो तो ए अपान हो जाता था जिससे तुलना करवा रहा है, यानी बी से करवा रहा है तो बी, ओके, अब इंटू 100, तो ये आपका आंसर हो जाता था। तो यहाँ पर बोला है 42-56 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 42 हो जाएगा, तुलना कर रहा है 56 से, तो अपान में 56 आ जाएगा इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 14 से काट दीजिए, 14 त्रिक 42, 14 चौको 56, और 100 में 4 से भाग दीजिए, आएगा 25 बार, जो कि 25 चौको 100 होता है, तो ये बन जाएगा 25 या 75, यानी 75%। और मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 6 5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप क्या करोगे, देखिए हमेशा तुलना जिससे होती है उसको अपान में रखना होता है। 5 से तुलना हो रही है तो 5 को अपान में रख दिए, और ऊपर क्या करते हैं, दोनों का अंतर रखते हैं। तो 6 बड़ा है 5 में से, यानी 6 माइनस 5 कर देंगे, 1 आएगा, और चूँकि परसेंट में बदलना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 20%। ये बेसिक है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी बात यही, इसको आपको ध्यान रखना होता है जो कि हमेशा जिससे तुलना होती है उसको अपान में रखना होता है, जिससे तुलना होती है उसको अपान में रखना होता है। जो अगर यहाँ पर आप ऐसा कर देते कि 1/6 जो कर देते, गुणे 100 कर देते, तो इसका आंसर आपका गलत हो जाता है ना। तो आपको यही बात यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ मैं कि जिससे तुलना हो रही है उसको आपको अपान में रखना होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं हम। इसको मैं शार्ट में लिखूंगा, बोल दे रहा हूँ पूरा। क्वेश्चन ये है
कि किसी विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, मतलब जो टोटल विद्यार्थी हैं वो हैं 400, ठीक। 400 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों की संख्या यानी जो बॉयज़ हैं, लड़कियों की संख्या से 50 अधिक है। लड़कों की संख्या जो है तो लड़कियों की संख्या से 50 अधिक है, ठीक है ना। जो लड़के हैं लड़कियों की संख्या से 50 ज़्यादा हैं। तो हमें बताना है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होंगे। लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होंगे, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कुल विद्यार्थी दे रखा है 400, जिसमें से ये बता रखा है, एक रिलेशन दे रखा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 50 अधिक है। तो हमें बताना है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना होता है कि हम गर्ल्स को मान लेते हैं, जैसे x मान लीजिए अगर गर्ल्स को, कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, ये लड़कियों की संख्या x है, तो जो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या में प्लस जोड़ने पर नहीं x प्लस 50 हो जाएगी, ओके, x प्लस 50 हो जाएगी, ठीक है ना। और टोटल विद्यार्थी 400 है, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बन जाएगा 400 के बराबर, यानी 2x प्लस 50 बराबर बन जाएगा ये 400 के। यहाँ से में 2x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 350। तो यहाँ से x का मान भी हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 350/2, कितना बन जाएगा, 1 बार 7 बार 5 बार 175 आ जाएगा x का मान। मतलब जो लड़कियां हैं x किसको माने थे, गर्ल्स को माने थे, है ना, गर्ल्स को माने थे x। तो लड़कियों की संख्या आ गई हमारे पास, गर्ल्स आ गई हमारे पास 175। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 175 में 50 जोड़ दीजिए 225, ठीक। अब बताना क्या है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तुलना किससे कर रहा है, लड़कियों की संख्या से, है ना, लड़कियों की संख्या से। तो अपान में हमको लिखना पड़ेगा लड़कियों की संख्या जो कितनी है 175, और ये बोल रहा है कि कितना अधिक है लड़कों की संख्या, तो दोनों का अंतर लेना पड़ेगा जो कि कितना है 50 है। 50 गुणे 100। यहाँ पर हमें लड़कों की संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन जो हमारा पूछा था उसमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 से काटिए, 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175, ये जाएगा 25 दूना 50, यानी बन जाएगा ये 200/7, यानी 7 दूनी 14, 6 20 60 बनेगा, 7 8 56, 4 60, 28 सही 4/7% तो लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी लड़कियों की संख्या से, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये काफ़ी बेसिक हैं, है ना, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कुछ जैसे छोटे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे जैसे एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, पर बैंक वगैरह में नहीं पूछेगा इतना सिंपल। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आपको ये ध्यान रखना होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे आगे भी। जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उनमें भी कॉन्सेप्ट यही लगते हैं, जो छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, क्वेश्चन को टफ या आप ईजी आप बना सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आप टफ या ईजी नहीं कर सकते हो, वो जो है वही रहेगा, ओके। तो आपको समझने के लिए ये क्वेश्चंस करवाए गए हैं। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, देखिएगा। यदि a का x% बराबर दिया हो, b का y%, ये बराबर दे रखा हो c का z%, ठीक है ना। a का x% बराबर b का y% बराबर c का z% जो कर दिया हो, तो एक डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है कि a अनुपात b अनुपात c जो होता है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, ठीक है ना। जो इनका अनुपात होता है वो रेसिप्रोकल में हो जाता है, इनके रेसिप्रोकल में हो जाता है, ठीक है ना। तो a का x% बराबर b का y% बराबर c का z% जो कर दिया हो,
तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 1/x का अनुपात 1/y अनुपात 1/z। अब देखिए इसमें जो अगर सिर्फ दो क्वांटिटी हो ए और बी बस हो तो देखिए एक अच्छा सा रिलेशन आ जाता है 1/x अनुपात 1/y बनेगा। तो इसको आप ये बन जाता है, यहाँ से ए अनुपात बी बन जाता है y अनुपात x, ठीक है ना। यानी जो अगर सिर्फ दो क्वांटिटी हो तो जो उनको उल्टा कर दो वही उनका अनुपात होता है। जैसे ए के साथ x है, बी के साथ y है, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, जो बी के साथ था वो पहले आ जाएगा यानी y, ओके, अनुपात x, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। या आपके पास कोई क्वेश्चंस हो जो ना बन रहे हों इस टॉपिक से रिलेटेड अभी, तो आप उन क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक की आय का 12%, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये दिया है बराबर बी की आय के 15% की, यानी बी की आय का 15%, ये बराबर दे रखा है सी की आय का 18%, सी की आय का 18%, ओके। ए की आय का 12%, बी की आय के 15% और सी की आय के 18% के बराबर दिया हुआ है। अगर इन तीनों की आय सम्मिलित रूप से दे रखी है, यानी ए बी सी की आय बराबर सम्मिलित रूप से दे रखी है 29,600, तो पूछ लिया कि ए की आय कितनी होगी, ओके। ए की आय आपको बतानी है, ये पूछ लिया आपसे। तब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए सिंपल है। हमारे पास ये रिलेशन जो दे रखा है इसके हिसाब से हमारे पास ए बी और सी का अनुपात आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि ए की आय ए है, बी की आय बी है और सी की आय सी है, ठीक है ना। तो ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/18, ओके। अब हमें क्या करना होता है, ऐसे जो अगर कभी भी हमारे पास अनुपात जो अगर भिन्न के रूप में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, जो हर हों उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, ठीक है ना। इसको हमें क्या बनाना है, भिन्न को सरल बनाना है, ठीक ना। इसको भिन्न से हटाना है इसको। देखिए 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे आप, उससे तो 180 होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 3 से भाग करिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। आप कितने से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5 वैसे बता लीजिए, 2 3 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, यहाँ 180। तो इनका आ गया एलसीएम 180। तो 180 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 12 से 180 में जो कर भाग करिए कितने बार जाएगा, 12 कम 12 6 बनेगा, 12 6 18 होता है, 60 बना यहाँ पर। तो 12 पंजे 60, ये 15। अब 15 से करेंगे तो 15 कम 15, 3 बचा, 30 बनाइए, 15 दूनी 30 और 18 दहम 180, यानी 15 अनुपात 12 अनुपात 10 बना इनका अनुपात, ए बी सी का अनुपात बन गया इतना। अब हमें बोल रहा है इन तीनों की आय का जो योग दे रखा है, दे रखा है 29,600, यानी और ए का पूछ रखा है। कभी भी अनुपात को आपको डिवाइड करना हो टोटल में से तो कैसे करते हैं, ए की आय हमें बतानी है तो कितनी हो जाएगी, ए का जो रेशियो है 15 अपान टोटल रेशियो, क्योंकि जो नंबर दे रखा है टोटल है, ये तीनों का योग है। तो टोटल इसको तीनों को जोड़ लेंगे कितना बन जाएगा, 15 2 17 10 27 10 37 गुणा 29,600। तो ये हो जाएगी ए की आय। अब देखिए कैसे कटेगा ये, इकाई को आप देखिए 8 से 56, 8 से ट्राई कर लेते हैं तो 8 से 56 6 होता है और 8 3 24 5 29 296, मतलब 8 बार चला जाएगा 37 से भाग 296 में, और ये 2 जीरो बचे हैं, यानी बन जाएंगे 15 गुणा 800, इन 15 8 120 2 जीरो और तो 12,000 जो है तो एक ही आय हो जाएगी इसमें से। तो इसमें से एक ही आय कितनी हो जाएगी, 12,000। इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस जो कि मुझे समझाना है इसलिए ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। आप ये स्टेप लिखोगे, यहाँ पर आपका ये अनुपात आ जाएगा और अनुपात के बाद डायरेक्टली आप निकालोगे यहाँ पर, ठीक है।
काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था बस। ओके, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे जो अगर एक बार पूरी थ्योरी खत्म हो जाए। सबसे पहले मेरा टारगेट है कि इस परसेंटेज का जो पूरा थ्योरी क्लास है जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो सबको पूरा आपको सिखा दें, सारे कॉन्सेप्ट आपको आने लगे, जिससे कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको सॉल्व कर सको। ओके, ठीक है, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आ जाए ए बी से x प्रतिशत अधिक है ना, ए बी से ए जो है बी से x प्रतिशत अधिक है। मार्कर्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ए बी से x प्रतिशत अधिक है, एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, या कि ए बी से x प्रतिशत कम है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? तो a बराबर कितने का होगा? कल ही मैं आपको बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, याद होना चाहिए आपको, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। देखिए, तुलना कर रहा है b से, यानी a बराबर हो जाएगा, b अपने आप में 100% होगा, और a जो है तो b से x प्रतिशत अधिक है, यानी 100%, ठीक है ना, 100% होगा b अपने आप में, और x a जो है b से x प्रतिशत अधिक है प्लस x प्रतिशत, इतना हो जाएगा a, ठीक है ना, इतना किसका? b का। तो ये बन जाएगा 100 प्लस x प्रतिशत ऑफ b, ठीक है। तो 100 प्लस x प्रतिशत हो जाएगा a जो है तो b का। अब इसी तरह देखिए, a b से x प्रतिशत कम है, यानी a बराबर हो जाएगा 100 माइनस x प्रतिशत ऑफ b, ठीक है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि b जो हो गया अपने आप में 100% होगा, और a जो है उससे x प्रतिशत कम है, तो x घटा देंगे, यानी 100 माइनस x प्रतिशत हो जाएगा b का a, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं b का 100 माइनस x प्रतिशत है, या कि b यानी b का की जगह लिख सकते हैं गुणा 100 माइनस x प्रतिशत, या कि इसको ऐसा लिख सकते हैं b इंटू 100 माइनस x प्रतिशत, या कि इसको ये भी लिख सकते हैं कि b गुणा 100 माइनस x बटा 100, और इसको लिख सकते हैं b गुणा 100 प्लस x बटा 100 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी a b से x प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि b का 100 प्लस x बटे 100, और कम है मतलब b का 100 माइनस x बटे 100। कुछ नहीं होता, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे बोल दिया कि a जो है तो b से 20% कम है, कुछ नहीं, तो a बराबर हो जाएगा 100 में से 20 घटा दो, आप कितना बचा? 80, तो 80% यानी 80 बटा 100 किसका? b का। ये हो जाता है। बस आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज़ समझ लो कि a बराबर हो जाता है, जो अगर कम है तो 100 में से घटा देंगे उतना परसेंट, अगर यही होता कि 20% अधिक है तो a बराबर हो जाता 100 प्लस 20, यानी 120 बटा 100 गुणा b, क्योंकि b से है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम के हैं, ध्यान रखना। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बट ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेंगे तो इसी से बनेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, यदि a b से 15% कम कमाता हो, यदि a b से 15% कम कमाता हो, है ना, तो और a की आय दे रखी है 2040 रुपये, a की आय है 2040 रुपये, तो b की आय ज्ञात करें। तो b की आय हमें बतानी है। जो कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं उसी पर बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, a की आय b से 15%
कम है या कि ए बी से 15% कम कमाता है, एक ही चीज़ें हैं। मतलब ए की आज अगर ए मान लें और बी की आज बी मान लें, तो जो ए होगा बी का कितना होगा 15% कम, मतलब 85% होगा, 85% होगा, ठीक है ना। ए कितना होगा बी का 85%, क्योंकि बी अपने आप में 100% होगा। ए जो है बी से 15% कम है, यानी 100 में से 15 घटा देंगे 85%, आप प्रतिशत को बताओ तो 1/100 यानी 85/100, तो ये बराबर हो जाएगा बी का 85%। और ए की आय हमें दे रखी है कितनी 2040, और बी की आय पूछी है, यानी बी का मान हमें निकालना है 85/100, ये हमारे पास है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 17 से कैंसिल करिए, 17 कम 17 3 20 होता है, ये 4 आएगा, 17 दूनी 34 और 1 0 है, ये 17 50 85। अब आप इसको 5 से भी कैंसिल कर दीजिए, 5 दूना 10 5 चौक 20, यानी बी बराबर बन जाएगा 24 × 100 यानी 2400। तो बी की आय आ जाएगी, बी की इनकम आ जाएगी 2400 रुपये। जो अगर ए 2040 कमाता है और बी से 15% कम है उसकी एक कमाई, तो बी की कमाई हो जाएगी 2400 रुपये। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं, इसी में थोड़ा सा टफ भी है ये, इसको आप समझिएगा अच्छे से। क्या दे रखा है, आय और व्यय का अनुपात दे रखा है आपको, आय और व्यय का अनुपात दे रखा है 12:7। ये क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप बस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन है क्या, आय और व्यय का अनुपात दे रखा है 12:7, ठीक है। अब बोल रहा है कि आय में वृद्धि कर दें कितने की, 8.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, है ना। आय में 8.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, और बचत में 40% की वृद्धि कर दें, 40% की वृद्धि कर दें बचत में, तो आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, सॉरी नहीं, बचत, आय बचत हो गई तो व्यय में, आय दे रखा है हमें, यहाँ बचत दे रखा, तो व्यय में पूछा है कि व्यय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हमें बताना, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन है, आय और व्यय का अनुपात दे रखा है 12:7, ठीक है। और आय को जो अगर हम 8.1/3% की वृद्धि कर दें आय में, और बचत में 40% की वृद्धि कर दें, तो जो व्यय होगा हमारा उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, ठीक है। मतलब वो बढ़ेगा घटेगा, घटेगा कितना प्रतिशत घटेगा, बढ़ेगा तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ठीक, एक बार इसको आप खुद से ट्राई करिएगा वीडियो रोक करके, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर आप आय लिख लीजिए, जो आय होती है वो जितना व्यय करोगे जितना बचत करोगे उन दोनों की सम के बराबर होगी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आय जो होती है व्यय और बचत के योग के बराबर होगी, क्योंकि जितना आप व्यय करोगे और जितना बचत करोगे वही चीज़ तो आय होती है। आय में से ही तो व्यय करोगे आप, और जो बच जाएगा व्यय में से तो वही बचत हो जाएगी आपकी। यानी आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। आय को इनकम बोलते हैं, व्यय को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बचत को सेविंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनकम बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है ना। देखिए अब आय और व्यय का अनुपात दे रखा है 12:7, तो आप मान लो आय 12 तो व्यय कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि इन दोनों का अनुपात 12:7 है। तो अगर आप आय को 12 मान लोगे तो व्यय कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब बचत कितनी हो जाएगी, अब देखिए आय बराबर व्यय प्लस बचत है, तो आय में आप जब व्यय घटाओगे तो आ जाएगा बचत, यानी बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय। इतना आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। यानी कि 12 आय है व्यय 7 है, तो उसमें दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा बचत, तो 12 में 7 गए 5, यानी बचत हो जाएगी हमारी 5। तो बचत आ गई 5, व्यय है 7 और आय है 12। अब क्या बोल रहा है, आय में 8.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी आय पहले 12 थी, अब इसमें वृद्धि कर दे रहे हैं कितने 8.1/3% की। इसका मतलब क्या होगा, पहले अपने आप में 100% थी, अब इसमें 100 में से बढ़ा दिए हैं इसको 8.1/3% और बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो अभी कितना हो जाएगा 12 का 100 प्लस 8.1/3,
3% हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना जो सिखाया था, जो वैल्यूज याद करने के लिए बताया था, उसका कितना ज़्यादा यूज होगा अब यहाँ पर। अब जो अगर इसको डायरेक्ट करने लगेंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए 100 मतलब होता है 1, 100% मतलब 1 होता है, और 8 से 1/3% का मान होता है 1/12, 1/12 ये आपको याद करवाया था मैं। तो बन जाएगा 13/12, तो 12 गुणे 13/12 यानी बन जाएगा 13, यानी जो अब इनकम हो गई है वो हो गई है 13, 8 सही 1/3% की वृद्धि के बाद, ठीक है ना। 8 से 1/3% की वृद्धि हो गई तो 12 जो आई थी अब हो गई है 13। कैसे इसको निकाले हैं, 8 सही 1/3 का मान होता है 1/12, इतने की वृद्धि हो गई है किसमें, 12 में, तो 12 गुणे 1/12 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की वृद्धि हो गई 12 में, तो बन गया 13, ध्यान रखिएगा। और बचत में 40% की वृद्धि हो गई है। बचत पहले 5 था, अब 40% की वृद्धि हो गई है, तो इसको आप 40% निकाल के जोड़ देना, इसमें तो आ जाएगा। इस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2 की वृद्धि हो गई है। तो पहले बचत थी 5, अब 2 की वृद्धि हो गई है, तो ये बन गया कितना, 5 2 7 बन गया। अब हमारे पास नई वाली आय आ गई है, नया वाला बचत आ गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगा व्यय। तो 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 6। ओके, यानी हमारा व्यय है इस समय पर 6, ठीक है ना। तो आप देखिए पहले व्यय था 7, अब हो गया है 6, तो व्यय में पूछा कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 7 था तो अपान में 7 कर देंगे। कभी भी आपको परिवर्तन निकालना है तो हमेशा आप स्टार्टिंग से निकालते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है तो वो तो इसी में हुआ है, मतलब तुलना तो उसी से कर रहा है। जो पहले वैल्यू थी परिवर्तन तो उसी में होगा, ऐसा तो है नहीं कि जो अभी आई है बाद में आई है उसमें परिवर्तन होगा। जो पहले वैल्यू थी उसी में परिवर्तन होगी, तो नई वाली वैल्यू आई है, तो मतलब तुलना हमको करना है किससे, पहले वाली से, ठीक है ना। तो पहले वाली अपान लिख देंगे, और कितने का परिवर्तन हुआ है, 1 कम हो गई है। देखिए पहले 7 थी अब 6 हो गई, मतलब माइनस का 1 हो गया है, तो मतलब ये निगेटिव में, मतलब इसमें कमी हो रही है, ठीक ना। निगेटिव मतलब हुआ कमी हो रही है, तो 7 - 6 1 हो जाएगा, 1/7 गुणे 100, यानी कितना बन जाएगा ये 1/7, 14 सही 2/7%। ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो इतने % की कमी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं। पहले तो आपको जो अनुपात दे रखा है आय व्यय का, तो उसको आप मान लीजिए कि आय को उतना मान लीजिए, व्यय को मान लीजिए, ठीक। जो अनुपात दे रखा है वही आप मान लीजिए। उसके बाद बोल रहा है इससे आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास बचत आ जाएगी, और बोल रहा है आय में वृद्धि है 8 से 1/3% की, मतलब इसका मान होता है 1/12, तो इतनी वृद्धि कर रहा है वो, यानी कि आप 12 से जितना आय है उससे मिनटू कर देंगे तो आ जाएगा जो उतने की वृद्धि हो चुकी है इसमें, तो 1 की वृद्धि होगी, मतलब 13 हो गया है ये। और उसके बाद देखा बचत में 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि निकाल लिए बचत में, तो बन गया ये 7 बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिए तो आगे हमारे पास 6। अब इन्हीं दोनों से हमको निकालना है आगे कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। तो 7 और 6 1 का परिवर्तन आया है, 1 की कमी हुई है, किस में से हुई है, 7 में से हुई है, गुणा 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल तो उतना नहीं था, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, जो अगर आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो वहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखा रहे हैं, क्या होता है जो अगर ऐसा दिया हो कि मार्कर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ए बी से x% अधिक है, x% अधिक है, ठीक। तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा, तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी काफ़ी सारे लड़के गलतियाँ करते हैं, है ना। ये कंफ्यूज बहुत करता है चीज़ें, आपको लगे बहुत इजी है तो जो आप देखोगे इसका, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ होती हैं। ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक परसेंटेज में, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत कन्फ्यूज करती हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा।
आप एक भी जगह गलती करेंगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन पूरे गलत हो जाएंगे इन्हीं की वजह से, इन छोटी गलतियों की वजह से। देखिए दे रखा है a b से 100% अधिक है, मतलब जो अगर आप b को कितना मान लो 100 मान लो, तो जो a हो जाएगा कितना हो जाएगा 100% अधिक, मतलब 100 का 100% 100 ही x ही होगा, 100 का 100% मतलब 100/100 कितना होगा x ही होगा। ठीक, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो 100 + x, तो a का मान हो जाएगा 100 + x। a अधिक है b से 100%, मतलब b की जो अगर हम 100 मान लिए तो a आ गया 100 + x। तो अब बोला है b a से कितना प्रतिशत कम है, आप तुलना किससे करवा रहा है a से, तो अपन में किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा, यानी कितना 100 + x। और कितना कम है, कम तो उतना ही जितना वो अधिक रहा होगा, दोनों का डिफरेंस x ही होगा, तो x × 100। यहाँ पर गलती क्या होती है कि जो यहाँ पर हमें अपान में 100 + x लिखना है, तो उसकी जगह जो अगर हम 100 ही लिख दिए तो हमें लगेगा कि ये जितने % की वृद्धि हुई है उतने % की ही कमी हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। जितने % की वृद्धि होती है उतने % की ही कमी नहीं होती है, ना कि जितने % की कमी हो तो उतने % की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि हम जो तुलना कर रहे होते हैं वो चेंज हो जाता है। अपान में पहले दूसरी वैल्यू रहती है लेकिन फिर दूसरी हो जाती है। अभी a b से बोल रहा है तो अपान में यहाँ पर b होता और x होता, b का मान होता 100, b/100 होता है यहाँ पर, × 100 होता, तो अब x% की वृद्धि होती, बट यहाँ पर a से तुलना करवा रहा तो a का मान आ जाएगा नीचे, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ओके, अब इसी में आपसे उल्टा बोल दे, यहाँ पर क्या बोल दे कि a b से x% कम है, ठीक, कम बोल दे, और फिर बोल दे कि आपको बताना है b a से कितना % क्या होगा अधिक होगा। तो कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ पर फिर से आप b को 100 मान लीजिए, ठीक, तो a का मान हो जाएगा 100% कम है तो 100 का 100% x ही होगा, तो 100 - x हो जाएगा a का मान। अब क्या बोला है b a से कितना % अधिक है, किससे तुलना कर रहा है a से कर रहा है, यानी नीचे a का मान आएगा 100 - x, ठीक, और कितना कम है x कम है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो x कम है, सॉरी x अधिक होगा, जो b है a से कितना है x अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये 100 - x है × 100, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि मान लीजिए a जो है b से 25% कम है, तो वही b a से कितना % अधिक होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए जैसे b को आप मान लिए 100, b को आप 100 मान लिए, तो a का मान कितना हो जाएगा b से 25% कम, मतलब 75, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होगा, इसी वजह से इसको हम 100 मान ही रहे हैं, तो 75 हो जाएगा। अब बोला है b a से कितना % अधिक होगा, तो किससे तुलना करना है a से करना है, a का मान हो जाएगा 75, ठीक, और कितना अंतर है दोनों के 25 अंतर है, पूरा 100, तो 25 × 3 = 75, यानी 100/3 यानी 33 सही 1/3% इतना अधिक होगा b a से, ठीक है ना। अब देखिए इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, वो भी एक अच्छा तरीका है और आगे चल के यूज होगा, मतलब आपको 100 भी नहीं मानना है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए 25% का जो मान होता है वो मैंने आपको बताया है कितना होता है, 25% का मान होता है 1/4, 25% का मान होता है 1/4। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अगर 25% का मान 1/4 होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 4 का 25% होगा 1, 4 का 25% होगा 1। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि जो हर में होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, उसका जितना % ये दिया हुआ है यहाँ पर वो अंश के बराबर होगा। तो क्या बोल रहा है a b से 25% अधिक कम है, तो हम मान लिए b को 4, तो a कितना हो जाएगा b से 25% कम, यानी 4 का 25% होगा 1, नहीं 1 कम, तो a का मान आ जाएगा 3। आप निकाल दीजिए b a से कितना % अधिक है, किससे निकालना है a से, तुलना a से हो रही, मतलब a का मान आएगा नीचे, कितना अंतर है 4 और 3 का 1 है, × 100, यानी बन जाएगा 33 सही 1/3% या 33.33%। तो ये आ गया आपका आंसर। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना, कि 25% बराबर दिया है 1/4, 25% मान होता है 1/4, मतलब इसका मतलब होता है 4 का 25%
ये बराबर होगा 1 के। ठीक, 4 का 25% बराबर होगा 1 के। ये चीज़ आप उसको ध्यान रखिएगा, हमेशा से ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा ये चीज़। ठीक है ना। तो यही बी से पूछा था, तो बी को हम मान लिए 4, तो बी का 25% हो गया 1, तो ए का मान आ गया 3 आ गया, एक कम है वो 3 आ गया, तो प्लस डायरेक्ट कर दी उसके बाद तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला आ रहा है कि कभी भी प्रतिशत कमी की बात हो तो वो बनता है x गुणे 100 बटे 100 प्लस x, और प्रतिशत वृद्धि की बात हो तो ये बनता है x गुणे 100 अपान 100 माइनस x। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये जो अगर कमी की बात कर रहा हो तो अपान में प्लस आ जाता है, और वृद्धि की बात हो तो यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, प्रतिशत कमी की बात हो। ओके, तो x गुणे 100 बटे 100 प्लस x, प्रतिशत वृद्धि की बात हो तो x गुणे 100 बटे 100 माइनस x। तो इसका उपयोग कैसे होता है क्वेश्चंस में, ये चीज़ आपको थोड़ा दिखाते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा आपको ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का क्या मतलब है, कहाँ ये यूज होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक आयत है ना, इसकी लंबाई में, एक आयत की लंबाई में क्या कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया, तो उसकी चौड़ाई में कितने, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करें, कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। ओके, देखिए इसको कैसे करते हैं, वही फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, क्या बोला, जो लंबाई है इसमें 20% की वृद्धि कर दिया, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करे कि जो है तो क्षेत्रफल जितना था पहले उतना ही रहे। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम यहाँ पर वही फार्मूला यूज कर सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि हमें दे रखी है, हमें निकालना क्या है, वृद्धि दे रखी मतलब कमी ही निकालना है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, है ना, परिवर्तन नहीं लिखा है, कमी करें, क्योंकि जो अगर लंबाई में वृद्धि किया है तो चौड़ाई में कमी करें, तभी आप क्षेत्रफल को जितना था उतना ही रख सकते हैं। मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो वो 0 का रहे, क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है तो 0 का रहे, ये हमें करना है। तो लंबाई में जो हमें दे दिया कि 20% की वृद्धि हुई है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो प्रतिशत कमी वाला फार्मूला यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, x गुणे 100, x का मान मतलब जितनी वृद्धि की गई है, 20 की वृद्धि की गई है, गुणे 100 बटे कमी निकालने हैं मतलब 100 प्लस x करना पड़ेगा, 100 प्लस 20 यानी 120, 20 छक्का 120।